नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 7 अगस्त की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, ये 16th नंबर का आपका सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। अब ये देखो, पहला सवाल कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास PQ जीवा RS पर लंबवत है। PQ RS को T पर प्रतिच्छेद करता है। यदि RS बराबर 16 है और QT बराबर 4 है तो वृत्त का व्यास की लंबाई क्या होगी। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं, जनरली हम लोग ऑप्शन बाद में देखते हैं ना कुछ सोल्यूशन करने के बाद। तो इस तरीके से हम चित्र ऐसे बनाएंगे जो हमको पता ही नहीं है कि RS हमारी किस साइड जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा PQ और इधर मान लेते हैं ये RS हो गया। ठीक है, ये RS हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। अब एक चीज देखो, जब इसमें क्या करते हैं, इधर से इसको मिला देते हैं तो सिमिलरिटी इसमें लगती है। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये कहां पर मिल लेते एक दूसरे को? T पर। प्रॉपर्टी लगती है RT इंटू में TS बराबर में हो गया QT इंटू में हो गया PT। तो ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर हमें जिसके जिसके मान पता वो लिखते हैं। देखो RT यानी कि पूरा, तो RS अगर हम देखते तो 16 दे दी, तो RT कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, यानी कि RT 8 हो गया। TS कितना हो जाएगा? ये भी 8 हो गया। QT का मान आपको पता है, बिल्कुल क्वेश्चन में दिया गया था 4, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 4, और यहां से हमें PT निकल आएगी, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया। तो PT बराबर कितना आ गया? 16 आ गया, यानी कि पूरा PQ निकालोगे तो 16 प्लस का 4 हो गया तो 20 हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज कह सकते हैं कि ये जो मैंने RS बनाई है ना, वो दूसरी साइड में बनेगी। क्योंकि एक चीज बताओ, जब ये पूरा हो गया है कितना 20, तो आपका ये सेंटर कहीं यहाँ पर रहा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो गया तो पूरा QT 4 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जिसका इसका जो आपका चित्र होगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसको मिलाएंगे, यानी कि P और ये Q हो गया, ये T हो गया। तो ये ऑप्शन से आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि इसमें 20, 10, 24, 48 दिए गए थे। इस हिसाब से ये इसी साइड QT बनेगा। वैसे मैंने बनाया इसी तरीके से, क्योंकि जनरली क्या होता है, चित्र स्टार्ट कर देते हैं बनाना, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो आंसर आएगा वो आता रहेगा, बाद में देखेंगे। तो उस हिसाब से बनाया, यानी कि एक्चुअल में इसका चित्र ये होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। राधा ने 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने के जमा किए। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब देखो, अर्धवार्षिक की बात हो रहा है तो यहाँ पर एक चीज देखो, 2 वर्ष की कह रहा तो टाइम तो अल्टीमेटली 4 वर्ष हो गया, क्योंकि 6-6 महीने की 2 साल में क्या स्लैब बनेगी? 4 स्लैब बनेगी। रेट आपको 10% दे दी थी, 10% का आधा कितनी होगी? 5%। अब 4 साल का अगर याद है तुमको, देखो ज्यादा याद करने के लिए बोला ही नहीं है। 5 इसका कर लो, 10 का, और एक 5 का कर लो। 10 का 4 साल का होता है 46.41। ये तो याद कर लो, आपका जनरली काम हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर वहां आ ही जाएगा। तो अब हमें क्या करना था? 16 और 40 इंटू में 21.5% निकालना था। तो ये चला गया इससे, 16 पंजे 80, डबल 0 आ जाएगा। 16 एकम 16 और 8 24 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। 16 दूनी 32, 32 और 2 34 हो गया। तो ये आया 34,400। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो 21.5% होता है ना, ये पूरी वैल्यू नहीं है, यानी कि इसके आगे भी कुछ आता है, डॉट 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 0 0 करके कुछ होता है। तो ये पूरा तो लिया नहीं है, तो हमने तो 21.5 पे ही कर ली, तो 34 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी तो इसके आसपास कोई है नहीं ना। तो इस तरीके से आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है, ट्री मेथड लगा दो भाई। 4 साल का जैसे 16,000 है, 1,60,000 था ना। ठीक है, अब 1 2 3 4, अब इसका 5% अगर हम निकालते हैं तो 16 पंजे 80, 8,000 आ गया। फिर 8,000 यहाँ पर भी मिल जाएगा, फिर 8,000 यहाँ पर भी मिल जाएगा, 8,000 यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। समझ गए? हमें तो इतना ही पता है कि 8 चौक 32 तो यहाँ तक हो गया है, इसके अलावा इससे तो बड़ा ही आना है। तो ये इतना बड़ा तो पहुंचेगा नहीं। अब क्योंकि नंबर क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे, इसलिए उनको काट दिया। अब इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पर जैसे ही इसका 5% करोगे तो 8 पन्ने 40, यानी कि 400। फिर इधर दोनों का मिल जाता है, यानी कि 800 मिल जाएगा। इधर तीनों का मिलेगा, 1200 मिल जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 8 4 12, 12 2 14 के 4, हासिल लगा 2400 आ गया। अब एक चीज बताओ, अगर 32,000 में 2400 आप जोड़ोगे तो 0 0 4 2 2 4 3 आ गया, बात खत्म हो गई। आगे और थोड़ा बहुत अभी बनेगा जाके, तो उससे मतलब क्या है? ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमें तो आंसर आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। तो याद कर लो, ज्यादा बेटर है, जल्दी हो जाएगा, आपको दिमाग कम लगाना पड़ेगा। बाकी तो कोई बात ही नहीं, आंसर तो सभी का आ जाता है।
दशमलव के 2 स्थानों तक सही करते हुए उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 3 से 1/2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटकर निकाला जाता है। अब तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की फर्श पर देखो, तो जो शंकु है वो सबसे बड़ा उसका क्या होगा, जो हम देखेंगे उसका बेस, यानी कि इस तरीके से सर्किल रहा होगा जिस फर्श पे बैठे हो, फिर वो ऊपर छत तक मिला होगा जाकर, तो इतना तो इमेजिन कर सकते हो ना। तो शंकु की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी भुजा की आधी, यानी कि 3 दूनी 6, 7/2 था ये, यानी कि अगर हम इसका आधा कर देंगे ये कितनी हो गई, 7/4 हो गई रेडियस। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पाई r²h और इंटू में 1/3। तो यहाँ पर हाइट आप सोचो जितनी कमरे की हाइट होगी उतनी हाइट तक तो जाएगा, और भुजाएं सारी बराबर है, यानी कि h बराबर कितना हो गया, 7/2 हो गया। बस इतना ही करना था। तो यहाँ पर 22/7 हो गया, और r² हो गया 7 गुणे में 7/4 गुणे में 4 और इंटू में 7/2। तो ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो ये 11 बार चला जाएगा, और इसको करेंगे तो 49 हो गया, और फिर यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई तो 9 9 4 13 हो गया, 4 1 5 हो गया, बटे में 4 चौको 16 तियां 48 हो गया। अब 48 से भाग करोगे तो एक बार जाएगा, अब एक बार चला गया, बचा कितना, 5 बचा, फिर से एक बार जाएगा, तो ये तो सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। आंसर लगा दो 11.23। अगला सवाल, इन वर्षों में गेहूं के औसत उत्पादन और दालों के औसत उत्पादन के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो जोड़ लेते हैं, यानी कि लास्ट में 0 आ गया, 8 1 9 9 2 11 11 और 5 16, यहाँ पर हो गया 5 5 3 8 3 11 2 13। अब गेहूं का देख लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 8 2 10 9 19 और 9 28 हो गया, यहाँ से लगा दो 7 2 9 6 15 15 और 7 22 और 22 और 6 28 हो गया। अब यहाँ पर एवरेज का अंतर पूछा था, तो देखो इसमें भी 4 का डिवाइड होगा, इसमें भी 4 का डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 0 काटना क्यों, 4 7 28 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 4 चौको 16, 0 हो गया, डिफरेंस कर दो 7 2, यानी कि 0 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 6 से 3 गया 3। आंसर आसान था ये तो। हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह में 15% की वृद्धि और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, तो उससे व्यय में हुई वृद्धि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब देखो उसकी इनकम मान लेते हैं 100 है, और व्यय उसका यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, 45 है, तो यानी कि सेविंग उसकी कितनी हो गई, 55 रुपया हो गई। अब क्या हुआ, अगले माह 15% की वृद्धि होगी, यानी कि 115 हो गया। अब ये भी कह रहा था कि प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि सेम है, यानी कि सेविंग उसकी सेम है, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, 11 से 5 गया 6 हो गया। तो यहाँ से कितनी की वृद्धि हुई, 15 की हुई, 15 की किस पर हुई, 45 पर, गुणे कर दो 100, यानी कि 33 से 1/3% आंसर, या फिर 33.33 लिख लो। अगला सवाल, ये तो सिंपल सा फार्मूला लिखा है आपका, ऊपर लिखा है AQ प्लस का BQ, नीचे लिखा है A² माइनस का AB प्लस का B²। तो इसका फार्मूला खोलोगे तो A प्लस बी, जो भी ब्रैकेट में अंदर आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A प्लस बी 0.96 हो गया और 0.04 हो गया, तो 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, ये भी 10 बना दिया, यानी कि आंसर 1। अगला सवाल, अब ये बिल्कुल आसान है, देखो आप जनरली करना चाहते हैं उससे भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग करना चाहते हैं जैसे थीटा बराबर आपने 90 रख दिया, तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि cos 90 अपॉन sin 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती। अब इधर क्या बचा, sin 90, यानी कि 1 आंसर आ गया। ये तो ये एक जनरल तरीका हो गया आपका। अब इसका देखो सोल्यूशन अगर करना हो तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये प्लस कर लो, इधर लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो गया 1 प्लस का कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का कोसेक थीटा, और ये हो गया 1 प्लस का कोसेक थीटा हो गया। A² माइनस B² का फार्मूला लगा दिया, तो 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, और अपॉन में क्या था 1 प्लस का कोसेक थीटा था। ये कैंसिल आउट हो गया कोसेक थीटा, ये ठीक है, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो गया कोसेक थीटा प्लस का 1 माइनस का कोसेक थीटा, तो ये कैंसिल आउट आंसर। अगला सवाल,
अब यहाँ पर देखो x माइनस टू है, तो इधर भी हमें बनाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस का 2 1 में x माइनस का 2 बराबर में 7 से 2 गया 5। दोनों तरफ से मैंने क्या किया, इधर से भी 2 घटा दिया, इधर से भी 2 घटा दिया। अब इससे मैं क्यूब वाले पे जाना तो सिंपल है, 5 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में, तो 125 प्लस का 5 या 15, 140 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई साइन 58, साइन 58 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 32। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है सारे प्लस होंगे और साइन चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस 32 लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप इसकी जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर 32, तो ये तो 1 बना देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे भी ये 1 बन जाएगा, एक चेंज करके आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो ये 53 है, ये 37 है। अब यहाँ पर अगर साइन 37 को अगर लिखें तो इसको भी सिमिलर 90 माइनस का 57 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 53 होगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 53। अब यहाँ पर कॉस जैसे ही 53 लिखा तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 53। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो ये आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं, केवल चेंज करना आना चाहिए था, आसान है। सभी छात्रों में किस छात्र का भार और कद सबसे कम है। सबसे पहले ऑप्शन मैंने देखे तो इसको तो हटा ही दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे कम किसका भार है, इसका है, और कद सबसे कम, आंसर लगा दो। अगला सवाल। एक दुकानदार ने 24,000 में एक एयर कंडीशनर खरीदा, वह इसका मूल्य 30,000 अंकित करता है। वह इसे एक ग्राहक को बट्टागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी 9% का लाभ अर्जित करता है। दुकानदार द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली बट्टे की दर क्या है। अब एक चीज समझो, उसने 24,000 में खरीदा, ठीक है, 30,000 में उसने क्या किया, उसके प्राइस डाले, ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, यानी कि उसने जो प्रॉफिट लिया है वो 24,000 का 109% करके आ जाएगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनके साथ रेशियो बना लेते हैं 30,000 के साथ, तो 3 जीरो तो ये चले गए, इधर करेंगे 3 एकम 3 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, तो 4 नेम 36, 4 एकम 4 हो गया, इधर कर देंगे 500। ये मार्क प्राइस था। अब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना, प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो एक चीज बताओ कि यहाँ से 500 से 400 की, अगर 500 की चीज 400 में बेचते तो 100 की छूट, लेकिन 36 की और दे दी उसने, तो यानी कि 100 से 36 हम कम कर देंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 66 बच जाए, 64 बच जाएगा। यानी कि उसने 64 की छूट दी, किस पर, 500 पर, गुणा कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 पंजे 60 हो जाता है, यानी कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। 24, 7 और 63 के मध्य अनुपाती के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका मध्य अनुपाती, जैसे 2 नंबर दिए जाए, मध्य अनुपाती क्या होगा, रूट ए भी होता, तो इधर लिखेंगे तो मध्य अनुपाती 7, 7 गुणे में 9 हो गया, यानी कि 7 बार आ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया, 7 या 21 हो गया, और डिफरेंस हमें 24 के साथ बताना, तो कितना आ जाएगा 3। अगला सवाल। अब ये देखो, इसको भी चेंज करना है। देखो cos 32 को सिंपल सा क्या लिख सकते हैं भैया, cos 90 माइनस का 58। अब cos चेंज किस में होगा, साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होंगे, यानी कि साइन 58। तो इसकी जगह अगर हम पुट करेंगे तो ये साइन 58 दोनों कट के क्या बना देंगे, 1, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर 1 बना दिया। अब इसी तरीके से सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में होता है, कोसेक और साइन अपोजिट होते हैं, यहाँ पर भी तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरे के अपोजिट, तो ये कैंसिल होके 1 बना देंगे, और tan 45 का मान ये हो गया, आंसर आ गया। तो चेंज करना आना चाहिए था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, मैं इसमें क्या ही समझाऊं आपको। ये हो गया सेक 90 माइनस का 55। अब यहाँ पर देखो सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में होगा, कोसेक 55 आ जाएगा। अब कोसेक साइन का अपोजिट होता तो साइन 55 इंटू कोसेक 55 क्या बना देंगे, 1। ऐसे ही tan 5 को हम कॉट में चेंज कर लेंगे, कॉट 85 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट। तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। यदि सीता और गीता मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में कर सकती हैं और सीता अकेले कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, तो गीता अकेले उस कार्य को कितने दिनों में, 4 गुणे में 6 बटे में 6 से 4 2, 2 दूनी 4 हो गया, आंसर आ गया। देखो सीता हो गया, गीता हो गया, इधर सीता हो गया, ये 4 दिनों में कर रही थी, ये 6 दिन में। हमने इनका एलसीएम ले लिया, 6 गुणे में 4, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, इनकी 4 आ जाएगी। अब यहाँ से हमसे किसका पूछा गया, गीता का। अब गीता की इफिशियंसी कैसे निकालोगे भैया, इसकी टोटल इफिशियंसी से माइनस कर दोगे 4, तभी तो गीता की आएगी। तो हमें ये लिखने की जरूरत क्या है, हमें ये चीज डायरेक्ट पता है कि दोनों को गुणा और डिफरेंस करके भाग कर दो, तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी इतनी है, वृत्त का व्यास इतना है, तो लंबाई सेंटीमीटर में हमको बताना है।
तो सिंपल सी बात है 20, 29 और ये 21, ये ट्रिपलेट होता है। 21 का 2 गुना 42 आंसर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है कि जो पीछे क्या चल रहा है बेसिक से, ये आपके दिमाग में चल रहा है। इसको आपको इस तरीके से चित्र बना के वहां पर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा ये चीज हो रही है, हाँ ठीक है ओके ठीक है। अब ये जीवा थी, आपकी जीवा की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास 58 हो गया, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गई 29, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से 21 हो जाएगा। आप टोटल निकालना तो 21 का 2 गुना कर देना, 42 आंसर। तो ये आपको देखो, आप अगर चाहते अगर प्रैक्टिस अच्छी हो ना तो बिना पेन चलाए इसमें भी कर सकते हैं। यदि टीएम और टीएन केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एम ओ एन 105 है, तो एम टी एन का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, 180 माइनस का 105 करना है, तो 180 से 100 गया 80, 5 और कम कर देंगे 75 आंसर। अब इसमें भी मैंने जो आपका बेसिक चलता है वही चीज है। ये देखो दो स्पर्श रेखाएं बनी थी, तो यहाँ पर ये टी हो गया और इधर एम हो गया और एन हो गया। ये चीजें की जाती हैं, देखो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये मत कहना कि अरे आप तो करके आए होगे इसलिए, नहीं भाई। आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप से खुद से होने लगती चीजें। जो भी अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो वो यही कहेगा हाँ ऐसे मैं करता हूँ। तो प्रैक्टिस बचाओ, इसे यही टाइम बचाता है कैलकुलेशन में। तो एक चीज ध्यान रखो, एम ओ एन यानी कि 105 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस का 105, क्योंकि आपको पता है ये दोनों तो 90 हो ही चुके हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो आप बना सकते थे। 90 अंकित मूल्य का एक टूथपेस्ट इतने में बेचा जाता है, छूट की दर बतानी है। भैया 12 रुपया की छूट दे रहा है, किस पर दे रहा था, 90 पर। गुणे कर देंगे 100, तो यहाँ पर 3 चौकू 12 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 0 से 0 काट दो, यानी कि 40 बटे में 3, तो 13 सही 1 बटे में 3 कर लो, या तो 13.33% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 2000 प्रति पेटी के मूल्य से अंगूर की 10 पेटियां खरीदी। प्रत्येक पेटी में 20 किलो अंगूर थे। उसने प्रत्येक पेटी को 2500 प्रति पेटी की दर से बेच दिया, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उसने परिवहन शुल्क के रूप में 1000 का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि क्या है। अब उसने क्या किया, देखो यहाँ पर 2000 का उसने 10 पेटी, यानी कि उसने 20,000 रुपया यहाँ खर्च किया, प्लस का 1000 रुपया उसके ट्रैफिक पर खर्च कर दिया, तो ये टोटल उसने खर्च कर दिया 21,000 रुपया। अब एक चीज सिंपल सी बात समझो कि 10 किलो अंगूर खराब हो गए, यानी कि एक पूरे डिब्बे में 20 केजी थे और 10 किलो खराब हो गए, यानी कि आधा ही तो डिब्बा बेच रहा है, यानी कि 2500 में वो 9 डिब्बे तो पूरे बेच रहा होगा और एक आधा डिब्बा, यानी कि उसने 9.5 डिब्बे बेचे होंगे। तो यहाँ से 0 से तो ये चला गया, एक इधर करेंगे तो 25 पंजे 125, हाथ से लगा 12 हो गया, 25 ने में 225 यानी कि 237 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 से 1 गया 2, इतने का क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, तो इसका एक फार्मूला और भी होता है जो जनरली हम लोग याद करते हैं, x प्लस वाई 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो कुछ भी नीचे लिखा था ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाना था, तो 1/2 x प्लस का y प्लस का z। अगला सवाल, इफ अ सम ऑफ मनी becomes 6,000 in 3 years and 10,500 in 7 years and 6 months at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest। तो देखो कहने का मतलब है 7.5 साल में 10,500 हो गया, ठीक है, 3 साल में कितना हो गया 6,000 हो गया। हम यहां से देखेंगे 7 से 3 गया, 4.5 साल में कितना ब्याज मिला, इतना ब्याज मिला, तो 3 बराबर करेंगे। ये क्या गुना हो रहा था, ये 1000 गुना हो रहा था, इसका भी 1000 गुना कर दें, यानी कि 3,000 रुपया ब्याज मिला होगा, यानी कि 6,000 माइनस का 3,000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 3,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई, अगर 1 साल का भी देखते, चलो 3 साल पे ही कर लो, 3,000 रुपए पर 3 साल में हमें रेट निकालनी थी, और कितना ब्याज हो गया 3 साल का 3,000 रुपया हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आर बराबर क्या आ गया 100/3, जिसे क्या लिख सकते थे 33 से 1/3%। अगला सवाल, दो मिश्र धातुओं में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात इतना इतना है। यदि पहली मिश्र धातु में इतने केजी और दूसरी मिश्र धातु इतनी केजी में आपस में लिया जाए, तो नई मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात क्या हो।
अब देखो मिश्र धातु ली जा रही इतने केजी, तो रेशियो तो वही रहेगा, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना था, 11 था। अब 11 की वैल्यू हमें 242 दे दी थी। अब इसमें अगर 5 का गुणा कर देंगे तो ये एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें कर देते हैं किसका गुणा, 242 अपॉन में 11, किसका गुणा, 6 का गुणा, तो ये जिंक हो गई। ये पहले वाले में आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे का देखते तो 144 अपॉन में 5 3 8 हो रहा है भाई, ये कितना हो रहा था, 8 हो रहा था। तो ये तो टोटल हो गया, 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन गया, हमारा एल्युमिनियम, और इसमें 5 का गुणा कर दिया तो ये हमारा जिंक बन गया। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 22 पंजे 110 हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 22, 22 छक्का 138 हो गया, सॉरी 132 हो गया। और इधर करेंगे और 18 अट्ठे 144, तो 18 तिया 54 हो गया। इधर करेंगे 18 पंजे 90, ठीक है। अब इनको सबको क्या करना था, जोड़ना था, जोड़ के हमें रेशियो बना देना था बस। इनको जोड़ा तो 4 5 1 6 और 1 हो गया। इनको जोड़ा तो 2 9 3 12 और 222 हो गया। इधर करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो गया, इधर 111। अगला सवाल, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना, शेषफल 44 है तो भाज्य का मान क्या होगा। मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं जिससे सबको समझ में आ जाएगा क्या क्या दिया गया और क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये शेषफल आपका 44 दिया, शेषफल का 5 गुना और भागफल का 11 गुना क्या है, भाजक है। तो सबसे पहले हमें भाजक कॉमन दिया गया था तो भाजक करते हैं, यानी कि ये 44 गुणे में 5 हो गया, तो ये भागफल कितना रहा होगा, 44 गुणे 5 मटे में 11, तभी तो 11 गुना करोगे तभी तो 44 गुणे 5 आएगा। अब हमसे भाज्य यानी कि ये वाला हमसे पूछा गया, तो इधर 11 चौक 44, 5 चौको 20 हो गया। अब सिंपल सा 44 गुणे में 5 गुणे में 20 और प्लस में 44, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भाज्य आ जाए। तो यहाँ पर 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 और 2 22, 220, 22 दूनी 44 हो गया और प्लस में 44 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 44 44, ठीक है। अगला सवाल, मान लीजिए कि कंपनी आगामी भर्ती प्रक्रिया में 324 नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है, जिनमें से 25% आईटी विभाग के लिए होंगे। भर्ती प्रक्रिया के बाद आईटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो देखो 7200 स्टार्टिंग में दिया गया था, ये 100 की वैल्यू थी। अब आईटी विभाग में यानी कि कितने लिखे थे, 30%, तो यहाँ से 30% निकाल लेते हैं तो ये 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अब जो 324 हुए ना, 324, इसमें से 25% चले जाएंगे आईटी में, यानी कि 25 चौको 100 हो गया। इधर करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, तो 81 की वृद्धि होगी किसमें, आईटी विभाग में। 2160 से हम इसको डिवाइड करते हैं, गुणे में क्या हो गया, 100 हो गया, तो एक 0 से 0, 9 ने 81 हो गया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 30 बटे में 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 6 बच गया, फिर 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40, 8। अगला सवाल, एक जहाज धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के प्रतिकूल इतनी चाल से जाता है, स्थिर जल में जहाज की चाल क्या होगी। सिंपल, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो, 2 ने में 18, 2 अट्ठे 16, आंसर आ गया। आपको पता है ना भैया, जब जा रहे हैं तो ये स्पीड है, जब प्रतिकूल चल रहे हैं तो ये स्पीड है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 70। अगर दोनों को घटाकर 2 का भाग कर देते तो धारा की चाल आ जाती। अगला सवाल, 42 सेंटीमीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा एक 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी एक छाया बनाता है। टावर की ऊंचाई बताइए। अब बताओ, आसान सवाल है। 35 सेंटीमीटर छाया पे 42 हाइट है और 25 सेंटीमीटर छाया पर कितना होगा, 42 बटे में 35 गोड़े में 25, तो 7 छक्का 42, 7 पंजे 35, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 मीटर। बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये चीज मैंने भी ध्यान नहीं दी, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो चेंज करने से कोई फायदा नहीं भाई। चेंज करोगे तो यहाँ पर तो हम लोग रेशियो बना रहे हैं भाई, 42 बटे में 35 लिखते तो यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाना, तो चेंज करने से नहीं मतलब हुआ, इसीलिए ये डायरेक्ट आंसर आ गया, वरना चेंज करना पड़ता। तो इस चीज को आप अंडरस्टूड कर सकते थे, ठीक है। चलो फिर ये शिफ्ट आपकी 4th समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करते रहो प्रॉपर, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद जिंदगी के मौज लीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।